डियर स्टूडेंट्स, देखा जैसा कि हमने पहली वीडियोस में देखा कि जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था उसमें कमियां थी। मैक्सवेल ने जो अपने ऑब्जेक्शन दिए उस आधार पर रदरफोर्ड के मॉडल में कमियां पाई गई। उसके बाद बोर ने अपना मॉडल दिया। देखिए, बोर के मॉडल को समझने से पहले हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के बारे में समझना जरूरी है। इनको समझने के बाद ही हम बोर के मॉडल को भलीभांति समझ पाएंगे और बोर की थ्योरी को जान पाएंगे। पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की नेचर के बारे में समझा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है इस बारे में भी जाना। अब हम इस वीडियो में लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। अब ये लाइन स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है? देखिए, स्पेक्ट्रम को हम कई तरह से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, स्पेक्ट्रम की कई तरह की टाइप्स होती हैं, जैसे एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब एमिशन स्पेक्ट्रम में भी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम। इस वीडियो में हम इन्हीं स्पेक्ट्रम्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अलग अलग वेवलेंथ वाली और फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन का कलेक्शन होता है। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम इन अलग अलग वेवलेंथ वाले रेडिएशन को सेपरेट कर सकते हैं वो कहलाता है स्पेक्ट्रोस्कोप या फिर स्पेक्ट्रोग्राफ। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम इन अलग अलग वेवलेंथ वाले रेडिएशन को सेपरेट कर सकते हैं वो कहलाता है स्पेक्ट्रोस्कोप या फिर स्पेक्ट्रोग्राफ। स्पेक्ट्रोस्कोप में मुख्य रूप से एक प्रिज्म या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होता है जो रेडिएशन को डिस्पर्स्ड फैला देता है, डिफरेंट रेडिएशन को अलग अलग कर देता है, अलग अलग वेवलेंथ वाले रेडिएशन को अलग अलग कर देता है। साथ ही इसमें एक टेलीस्कोप भी लगा होता है जिसकी सहायता से हम ह्यूमन आई के द्वारा भी आसानी से रेडिएशन को एग्जामिन कर सकते हैं। इसमें एक टेलीस्कोप लगा रहता है जिसकी सहायता से ह्यूमन आईज भी आसानी से रेडिएशन को एग्जामिन कर सकती है। अगर स्पेक्ट्रोस्कोप में से टेलीस्कोप की जगह फोटोग्राफिक फिल्म लगा दी जाए तो इसी इंस्ट्रूमेंट को स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं, और जो फोटोग्राफ या पैटर्न हमें मिलता है उसे स्पेक्ट्रोग्राम या फिर सिंपली निकलने वाले रेडिएशन का स्पेक्ट्रम कहते हैं। केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में हम यह स्टडी करते हैं वो ब्रांच कहलाती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। डियर स्टूडेंट, स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम को हम मुख्य रूप से दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है एमिशन स्पेक्ट्रम और एक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक है एमिशन स्पेक्ट्रा और एक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब देखिए, हम बात करेंगे सबसे पहले एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में। देखिए, जो शब्द है स्पेक्ट्रा, एक शब्द होता है स्पेक्ट्रम। तो जो स्पेक्ट्रा होता है वो स्पेक्ट्रम का प्लूरल होता है। देखिए, स्पेक्ट्रम तो सिंगुलर होता है कि एक स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रा का मतलब होता है बहुत सारे स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम जो है वो सिंगुलर है और स्पेक्ट्रा जो है वो मोस्टली प्लूरल होता है। अब हम यहां बात करेंगे एमिशन स्पेक्ट्रा की। जब कोई रेडिएशन किसी सोर्स से निकलता है या यूं कहें कि एमिट होता है तो उसे एमिशन रेडिएशन कहते हैं या एमिटेड रेडिएशन कहते हैं। इस तरह से रेडिएशन को एमिट करने वाला मुख्य सोर्स सूर्य है। बाकी यदि किसी गैस को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया जाए लो प्रेशर पर तो वो भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बाद में रेडिएशन को एमिट करता है। किसी सब्सटेंस को यदि स्ट्रांगली हीट कर दें तो वो भी रेडिएशन एमिटिंग सोर्स की तरह ही व्यवहार करता है। और यदि इस एमिटेड रेडिएशन
को प्रिज्म से गुजारा जाए तो फोटोग्राफिक प्लेट पर जो पैटर्न बनकर आएगा उसे हम एमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ रेडिएशन द एमिशन स्पेक्ट्रम आर मेनली ऑफ 3 टाइप। देखिए कि एमिशन स्पेक्ट्रम फिर दोबारा से क्लासिफाई किया जा सकता है और इसके 3 टाइप्स बनते हैं। वो हैं एक तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये एमिशन स्पेक्ट्रम है। देखिए यहाँ पर ये सोर्स है, सोर्स से ये लाइट आ रही थी, इसको जो है ये स्लिट में से निकाल के एक बारीक बीम में कन्वर्ट कर लिया, फिर इसको प्रिज्म से गुजारा। प्रिज्म ने इसमें वेवलेंथ के हिसाब से अलग अलग रेडिएशन को जो है सेपरेट कर लिया। अलग अलग वेवलेंथ वाले रेडिएशन अलग अलग हो गए और उसका प्रिंट जो है वो ये हमें मिला है। देखिए अब ये वाइट लाइट थी तो इसका हमें ये प्रिंट विबग्योर के रूप में मिला है। इस तरह से हम एमिशन स्पेक्ट्रम को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि एमिशन स्पेक्ट्रम फिर 3 तरीके के होते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। देखिए जब कभी भी जो रेडिएशन एमिट होकर आ रहा है उसमें अलग अलग वेवलेंथ वाला रेडिएशन यदि मौजूद है और इन वेवलेंथ में बहुत कम डिफरेंस है तो जो इसका स्पेक्ट्रम बनेगा उसमें ये सभी वेवलेंथ एक दूसरे के बहुत क्लोज आएंगी और मर्ज हुई भी प्रतीत होंगी और उनमें भेद या अंतर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसे ही हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं, जब कभी भी एमिट होने वाली रेडिएशन की वेवलेंथ में जो रेडिएशन एमिट होकर आ रहा है उसमें यदि अलग अलग वेवलेंथ वाला रेडिएशन मौजूद है तो उस रेडिएशन की अलग अलग वेवलेंथ्स में यदि बहुत कम डिफरेंस है तो वह स्पेक्ट्रम में बहुत क्लोज रहती है। उस रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसमें जो वेवलेंथ होगी वो बहुत क्लोज रहेंगी तथा एक दूसरे में मर्ज हुई प्रतीत होंगी। अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से अलग अलग लाइन मिलेंगी और वो लाइन एक दूसरे के इतनी क्लोज रहेंगी और कि वो एक दूसरे में मर्ज होती हुई प्रतीत होती है। और उन लाइंस में अलग अलग वेवलेंथ की जो अलग अलग लाइन होंगी उनमें भेद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो सभी लाइन एक दूसरे में मर्ज होती हुई प्रतीत होंगी और ऐसा लगेगा जैसे कि कोई चीज़ कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रही है। स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूअसली डेवलप करता हुआ नजर आएगा तो उस तरह के स्पेक्ट्रम को हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस तरह का स्पेक्ट्रम तब बनता है यदि आप सन से आने वाले रेडिएशन का स्पेक्ट्रम बनाएं या बल्ब से जो वाइट लाइट आ रही है उसका आप स्पेक्ट्रम बनाएं तो हमें इस तरह का विबग्योर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हमें मिलता है। तो ये वाइट लाइट आ रही है और इस वाइट लाइट को हमने स्लिट से गुजारा, ये बीम आई, इस बीम को जब प्रिज्म से गुजारा तो ये जो एमिटेड होने वाला रेडिएशन था वाइट लाइट की फॉर्म में, ये इसमें अलग अलग वेवलेंथ वाले रेडिएशन का मिक्सचर था। अब ये अलग अलग वेवलेंथ वाला रेडिएशन जो था इस प्रिज्म की वजह से सेपरेट हो गया तो इसका जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसमें ये अलग अलग वेवलेंथ वाले रेडिएशन की अलग अलग लाइन आएंगी। लेकिन ये लाइन देखिए इतनी क्लोज आती हैं कि वो एक दूसरे से बिल्कुल सटी हुई रहती हैं और एक दूसरे में मर्ज रहती हैं। इसलिए इस तरह का जो स्पेक्ट्रम ये बनता है इसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। देखिए ये पहले वायलेट कलर की लाइन है, फिर इंडिगो कलर की लाइन है। ये दोनों लाइन एक दूसरे से बिल्कुल सटी हुई है, एक दूसरे में एकदम ऐसा लग रहा है जैसे मर्ज हो गई। फिर इंडिगो के बाद एकदम से ब्लू कलर जो है वो शुरू हो गया, उसके बाद एकदम से ग्रीन कलर शुरू हो गया और इनमें बिल्कुल भी गैप नहीं है। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब हम देखेंगे लाइन स्पेक्ट्रम। जब एमिशन स्पेक्ट्रम में
प्राप्त होने वाली वेव की वेवलेंथ, जितनी भी वेवलेंथ हमें मिलती हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस होता है। तो स्पेक्ट्रम में इन वेव्स की लाइंस के बीच में काफ़ी गैप आ जाता है और स्पेक्ट्रम में हमें अलग अलग लाइंस नज़र आती हैं, इसलिए हम इसे लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखिए प्रिज्म से निकालने के बाद जो हमें अलग अलग वेवलेंथ वाला रेडिएशन मिलते हैं उनकी अलग अलग लाइन आती है और उनकी वेवलेंथ में डिफरेंस होता है कि वो स्पेक्ट्रम पर वो लाइनें काफ़ी दूर दूर पर आती हैं। स्पेक्ट्रम्स जो लाइंस होती हैं एक्चुअली में वो वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होती हैं या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो वो जो लाइंस आती हैं उनमें डिफरेंस काफ़ी होने के कारण वो लाइंस दूर दूर आती हैं, जिस वजह से जो स्पेक्ट्रम बनता है वो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। देखिए यहाँ पर ये NaCl है या और कोई और वोलेटाइल सॉल्ट भी ले सकते हैं। इसको प्लेटिनम के छल्ले में यहाँ पर फंसाकर बर्नर के साथ ऐसे गर्म एनर्जी दी गई गर्म करके, और फिर उसमें से जो रेडिएशन निकला उसको बीम से पास करके, स्लिट से पास करके बीम में कन्वर्ट कर दिया गया। और बीम को जब प्रिज्म से गुजारा तो हमने देखा कि केवल ये रेडिएशन दो वेवलेंथ वाले रेडिएशन में ही सेपरेट हुआ। ये रेडिएशन फाइनली जो रेडिएशन दो तरह के रेडिएशंस में ही सेपरेट हुआ। एक रेडिएशन की वेवलेंथ थी 5890 एंगस्ट्रॉम और दूसरे रेडिएशन की वेवलेंथ थी 5896 एंगस्ट्रॉम। तो दोनों रेडिएशन की वेवलेंथ में काफ़ी डिफरेंस है, तो इसलिए इन दोनों रेडिएशन की जो लाइन आएगी वो काफ़ी दूर दूर आएगी और पूरे स्पेक्ट्रम में हमें केवल ये दो लाइन ही नज़र आएंगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पूरे स्पेक्ट्रम में हमको दो अलग अलग लाइन नज़र आ रही है। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। और ये विजिबल रेंज में आती है येलो कलर में, तो ये दो येलो कलर की ही लाइन हमें इसमें नज़र आएंगी। दूसरी तरफ देखिए हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस को हमने डिस्चार्ज से हमने इसको हाइड्रोजन को एनर्जी दी और देखिए ये हाइड्रोजन गैस है, इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देकर एनर्जी दी गई है। बाद में फिर जब ये हाइड्रोजन इस ली गई एनर्जी को एमिट करता है तो ये रेडिएशन निकलता है और फिर इसको स्लिट के साथ से बीम में कन्वर्ट करा, फिर प्रिज्म से गुजारा, तो ये अलग अलग वेवलेंथ वाले रेडिएशन में ये रेडिएशन जो था वो सेपरेट हो गया। अब अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से इन रेडिएशन की अलग अलग लाइन हमें इसमें मिलती है, क्योंकि ये जो हमें रेडिएशन मिलता है अलग अलग वेवलेंथ वाला, इनकी वेवलेंथ में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो देखिए जो स्पेक्ट्रम मिलेगा इसमें ये अलग अलग वेवलेंथ वाले रेडिएशन की लाइन जो आएगी वो काफ़ी दूर दूर और अलग अलग आएंगी, इसलिए जो पूरा स्पेक्ट्रम बनेगा उस पर हमें ये लाइन बनी हुई नजर आएंगी। ये स्पेक्ट्रम कहलाएगा लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए क्योंकि ये जो स्पेक्ट्रम बन रहा है ये एमिटेड रेडिएशन का बन रहा है, इसलिए ये एमिटेड लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कहलाएगा। देखिए इस एमिटेड लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को ही हमें और डिटेल में समझना है यदि हम बोर्स के मॉडल को अच्छे से समझना चाहते हैं। पहले जो हमने NaCl का लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ा वो भी एक एमिटेड स्पेक्ट्रम था। उससे पहले जो हमने सन से आने वाली व्हाइट लाइट का कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम पढ़ा वो भी एक एमिशन स्पेक्ट्रम ही था, क्योंकि वहां पर जो स्पेक्ट्रम हम बना रहे थे वो एमिटेड रेडिएशन का बना रहे थे, उस रेडिएशन का जो एमिट सोर्स से एमिट होके आ रहा है। लाइन स्पेक्ट्रम में प्रत्येक लाइन एक वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग होती है। ऐसा भी देखा गया है कि प्रत्येक एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रम स्पेसिफिक होता है तथा एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहता है, इसलिए किसी भी एलिमेंट के लाइन स्पेक्ट्रम को हम उस एलिमेंट का कैरेक्टर या फिंगरप्रिंट भी कह सकते हैं। अब देखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। अगर किसी सोर्स से निकलने वाले या एमिट होने वाले रेडिएशन का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने से पहले उसे किसी केमिकल सब्सटेंस से गुजार दिया जाए तथा फिर इसका स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाए, तो हम देखते हैं कि पहले मिलने वाले कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में
डार्क लाइन ऑब्टेन हो जाती है। वास्तव में ये डार्क लाइन केमिकल सब्सटेंस द्वारा किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के रेडिएशन के एब्जॉर्ब करने के कारण होती है। अगर हम सोर्स और फोटोग्राफिक प्लेट के बीच में केमिकल सब्सटेंस को नहीं रखेंगे तो हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा। अतः हम समझ सकते हैं कि यह डार्क लाइन एब्जॉर्ब हुए रेडिएशन के कारण ही है। जिस वेवलेंथ के रेडिएशन को केमिकल सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब कर लिया, उसी वेवलेंथ के रेडिएशन की लाइन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में से मिस हो गई है। इसलिए इसे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम डार्क लाइन यानी कि मिस हुई हुई लाइन, एब्जॉर्ब हुई हुई लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इन्हें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस स्पेक्ट्रम में बेसिकली मिसिंग लाइन की स्टडी हम करते हैं या एब्जॉर्ब हुई हुई लाइन की स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसे मिलता है। देखिए यहाँ से व्हाइट लाइट आ रही थी, अब इसको स्लिट से गुजार के एक बीम में कन्वर्ट किया। अब प्रिज्म में जाने से पहले इसको हमने केमिकल सब्सटेंस से गुजारा और इस रेडिएशन में से कुछ रेडिएशन को इस सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब कर लिया होगा। अब फिर इस सब्सटेंस में से ये रेडिएशन निकल के प्रिज्म में गया और प्रिज्म ने अलग अलग वेवलेंथ वाले रेडिएशन को अलग अलग कर दिया और उसकी यहाँ पर हमें स्पेक्ट्रम मिल गया। तो हम देखते हैं कि व्हाइट लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूअस होता है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में कुछ डार्क लाइन हमें यहाँ पर मिलती है। ये डार्क लाइन वही उसी रेडिएशन की डार्क लाइन है जिस रेडिएशन की को इस NaCl ने एब्जॉर्ब कर लिया। यहाँ पर उसी वेवलेंथ के रेडिएशन की डार्क लाइन यहाँ पर हमें मिलती है जिस वेवलेंथ के रेडिएशन को इस NaCl ने एब्जॉर्ब कर लिया। देखिए अगर केमिकल सब्सटेंस ने रेडिएशन को एब्जॉर्ब ना किया होता तो ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आता व्हाइट लाइट का वेव प्योर, लेकिन क्योंकि कुछ रेडिएशन को केमिकल सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब कर लिया है तो उस वेवलेंथ वाले रेडिएशन की यहाँ पर डार्क लाइंस जो है वो यहाँ पर ये नजर आएंगी। तो इसे बोलेंगे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्योंकि यहाँ पर हम एब्जॉर्ब हुई हुई लाइन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर आपको मैं एक बात और एडिशनल बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है वो मेनली 3 तरीके का होता है, कंटिन्यूअस, लाइन स्पेक्ट्रम और थर्ड नंबर पे आता है हमारा बैंड स्पेक्ट्रम। तो मैंने आपको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में पहले ही पढ़ाया। अब मैं बताता हूँ बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होता है। देखिए बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि इसमें कुछ लाइंस तो क्लोज आती है, बहुत ज्यादा क्लोज, फिर इन लाइंस के बीच में एक लंबा गैप हो जाता है और लाइन फिर क्लोज आनी शुरू हो जाती है। फिर इन लाइंस के बीच में लंबा गैप हो गया और स्पेक्ट्रम में मिलने वाली अलग अलग वेवलेंथ के रेडिएशन की जो लाइंस हैं वो दोबारा से क्लोज आनी शुरू हो गई। तो आप देखेंगे पूरे स्पेक्ट्रम में इस तरह के ये बैंड्स बन जाते हैं। इनको इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखिए बैंड स्पेक्ट्रम जो है कुछ समय के लिए कंटिन्यूअस है, फिर उसमें एक लंबा डिसकंटिन्यूएशन आ गया, उसके बाद बैंड स्पेक्ट्रम फिर कंटिन्यूअस हो गया। तो इस तरह से स्पेक्ट्रम में बैंड बने हुए नजर आएंगे। इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। तो एमिशन स्पेक्ट्रम 3 तरह के मैंने आपको बताए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम और ये बैंड स्पेक्ट्रम।